एडेमा, एडेमा का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब एडेमेटिक फ्लूइड जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्रांसुडेट और एक होता है एक्सुडेट। व्हेन वी अबाउट टॉक अबाउट द ट्रांसुडेट, इट इज़ अ प्रोटीन पुअर फ्लूइड, ओके, and when we talk about the exudate, it is a protein rich fluid. Transudate is due to the increase in the hydrostatic pressure. So if the hydrostatic pressure increases, then osmotic pressure decreases, and it is due to increased vascular permeability. We know that exudate is due to the inflammation, and for the inflammation the hallmark is what? Increase in the vascular permeability. And for the transudate, the reason is due to heart failure, renal failure, or maybe malnutrition, taking low diet, low protein diet, okay. सो बेसिकली एडेमा, एडेमा जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लोकल, जो कि यू कैन ऑल्सो से इट इज़ लाइक अ लोकलाइज्ड एडेमा, और दूसरा होता है जनरलाइज्ड एडेमा जो कि सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। लोकल मतलब क्या? बाय द वर्ड यू कैन गेट इट, इट इज़ लिमिटेड टू सम particular part, okay, particular organ. So basically maybe that may be arm, leg, epiglottis, or a larynx. And the systemic is basically in the visceral organ like skin of the trunk, lower extremities, okay. And maybe similarly it is localized, so maybe due to heart failure, nephrotic syndrome, and the liver cirrhosis. And this local is due to the obstruction of the vein or the lymphatics, inflammation, and the immune reaction, okay. Now come to the pathologically, we have the 5 reason for the cause of edema. The first one is the increased hydrostatic pressure. So if hydrostatic pressure increases, then osmotic pressure decreases. And the third one is lymphatic obstruction, fourth is inflammation, and fifth is sodium retention. Now come to the pathogenesis of edema in the cirrhosis. So what happen कि ये नॉर्मली जो होता है ना वो ब्लड क्या होता है, आर्टरी से आता है अथवा वेनस एंड से जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो होते हैं वो आर्टरी से, मान लो कोई टिश्यू है वहाँ पे ब्लड कहाँ से है, वो आर्टरीज के थ्रू आता है, वेन के थ्रू जाता है। तो तुम्हारा ना बेसिकली होता है क्या है कि नॉर्मली फ्लूइड बैलेंस इज बाय द स्मॉलेस्ट vessels of the vascular system and the lymphatic vessels. These are called microcirculation, ठीक है, दिस इज माइक्रोसर्कुलेशन. सो यहाँ से तुम्हारा आर्ट्रियल एंड से जो फ्लूइड है वो बाहर जाता है, और जो वेनस एंड है वहाँ से फ्लूइड जो है वो अंदर आता है. ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं. कुछ 10% फ्लूइड जो है वो तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द एडजेसेंट लिम्फेटिक्स, ठीक है, जो कि थ्रू हमारे लिम्फेटिक्स के थ्रू थोरैसिक डक्ट में चले जाते हैं. तो तुम्हारे होते हैं 4 प्रेशर जो होते हैं, ये सारे जो भी एडिमा का कारण है उसमें जो तुम्हारे 4 प्रेशर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो 4 प्रेशर का नाम क्या क्या है वो याद होना चाहिए. वस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है. ये सारे जो है वो एक इन सारे प्रेशर को ध्यान में रखते हुए स्टार्लिंग जी ने एक हाइपोथेसिस दिया था, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी. सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एडिमा. मैकेनिज्म ऑफ एडिमा मैंने बताया था कि 5 होते हैं. क्या क्या थे? लेट रिपीट्स. फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, सोडियम वाटर रिटेंशन. नाउ sodium water retention, and what are they? And there is lymphatic obstruction and the inflammation, okay. Now come to the first one, it is increased hydrostatic pressure. Increased hydrostatic pressure जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो लोकल होता है और दूसरा होता है जनरलाइज्ड. When we talk about the local, it is due to the deep vein thrombosis, ठीक है, वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, ठीक है. कौन से वेन में? सुपरफिशियल एंड डीप वेन की बात करें. और पोस्चरल एडिमा, ये होते हैं दो जो रीज़न होता है लोकल
एडिमा के लिए। और जनरलाइज्ड के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि होता है तुम्हारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि दो तरह के होते हैं, एक तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड है ना तो पेरिफेरल पिटिंग एडिमा होगा, और लेफ्ट है तो पल्मोनरी एडिमा होगा। हमको नॉर्मल सर्कुलेशन पता है कि जो होते हैं सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो तुम्हारे राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से कहाँ जाते हैं, वो तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ जा रहा होगा, इमेजिन हो रहा है, इमेजिन करो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अगर वो लंग्स में जा रहा होगा, फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीजनेशन। अगर तुम्हारा किसी तरह का पल्मोनरी आर्टरी में या फिर तुम्हारा राइट हार्ट फेलियर हो गया, मतलब तुम्हारा राइट वेंट्रिकुलर, राइट हार्ट साइडेड हार्ट फेलियर से मतलब है इसका वेंट्रिकल में फेलियर, तो वेंट्रिकल में अगर फेलियर है तो तुम्हारे ब्लड जो है वो तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में नहीं जा पा रहा है, तो तुम्हारे क्या होंगे, ब्लड जो है वो तुम्हारा जो सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा में अब कहीं ना कहीं तुम्हारा जो ब्लड है वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा होगा, ठीक है, आगे नहीं जा पा रहा तो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा होगा, तो ब्लड जो है वो वापस जा रहा होगा, वापस जा रहा होगा, तो वापस जाएगा ब्लड, तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण जो है तुम्हारे एडिमा देखने को मिलेगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है, सिस्टमेटिक पार्ट में, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स में, आर्म्स में, लिम्स में। अब वो तुम्हारे ना पिटिंग होंगे, पिटिंग से क्या मतलब है ना कि तुम अगर उसको अपने उंगली से मतलब उंगली से अगर उसको दबाओगे कुछ सेकंड के लिए, उसको छोड़ दोगे तो वहाँ तुम्हारे वो गड्ढे रह जाएंगे, उससे हम लोग पिटिंग एडिमा, बेसिकली यही होता है, ठीक है। अब वो मीडियल मेलुलस के पास देखते हैं, दैट इज़ द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट तुम्हारा कभी बहुत ज़्यादा हो तो तुम कहीं भी पिटिंग करोगे भाई तो वो तो गड्ढा तो बना ही होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अब से कहने का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब खुद ही सोचो कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू अब लंग से कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा होगा, अब वहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होगा। तो अब तुम्हारा किसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल में फेलियर है तो वापस से ब्लड कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आते हैं ऑक्सीजनेट होने के बाद लंग से, वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वो तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडीज़ में जाता है बाय और एओर्टा। तो तुम्हारा अब लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है तो वापस से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाके वहाँ एडिमा काउज करेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। सॉरी ये मेरा वैसलिन है, ऐसे हटा देती हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जब भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ का नाम आता है, वो है भाई एल्बुमिन। एल्बुमिन का अब बताओ कि या तो एल्बुमिन कम है, एल्बुमिन कम हो रहा हो तो उसका दो ही कारण हो सकता है, या तो तुम्हारा एल्बुमिन का सिंथेसिस कम हो रहा है, या एल्बुमिन भैया साहब लॉस हो रहे हैं। अगर सिंथेसिस कम है तो तुम्हारा लीवर में डैमेज हो रहा है, क्योंकि भाई तुम लीवर ही तो सिंथेसाइज करता है एल्बुमिन को, या फिर डाइट माल न्यूट्रिशन का केस है, ठीक है, क्वासियोरका मरासमस, इसी ये सब जो होते हैं उसमें मतलब माल न्यूट्रिशन में कारण तो होते हैं। और तुम्हारा एल्बुमिन का लॉस हो रहा है, एल्बुमिन का लॉस किसके कारण होगा, या तो लॉस का मतलब आती है एक्सक्रीशन। अब हमें पता है कि किडनी जो होता है, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन का, तो कुछ इसी तरह का किडनी में डैमेज है। तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा सिंथेसिस कम हो रहा है तो प्लाज्मा एल्बुमिन कम है तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो एडेमा होगा। या फिर तुम्हारा एल्बुमिन लॉस हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, एल्बुमिन लॉस हो रहा है तो तुम्हारा वही है, प्लाज्मा एल्बुमिन कम होगा तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो तुम्हारा एडेमा होगा, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर थिंग, दैट इज सोडियम वाटर रिटेंशन। सोडियम वाटर रिटेंशन में क्या होता है ना कि मान लो तुम्हारा किसी तरह का सोडियम वाटर रिटेंशन अगर कम हो रहा है तो तुम्हारा ब्लड, सोडियम वाटर रिटेंशन अगर कम होगा तुम्हारा एक्टिवेशन होगा रास सिस्टम का, ठीक है, रास सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो तुम्हारा रिटेंशन होगा सोडियम वाटर का, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एडेमा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये भी दो तरह की होती है, एक तो इनका काउज क्या होता है, प्राइमरी काउज की बात करें तो रीनल फेलियर होगा या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, और सेकेंडरी की बात करें तो डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ रीज़न, दैट इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। सो बेसिकली लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है लिम्फेडेमा, ठीक है। काउज ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत सारे होते हैं। पहला होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स,
मतलब जो तुम्हारे लिम्फेटिक्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, ठीक है, लिम्फेडेमा, ठीक है, उसके कारण तुम्हारा जो है वो एडेमा को देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एडेमा दिख रहा है, इसलिए लिम्फेडेमा, ठीक है। फिर दूसरा होता है तुम्हारा प्रेशर ओवर द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा मान लो कि जो नॉर्मल पाथवे होता है कि मतलब इस लिम्फेटिक से लिम्फेटिक के चैनल है ना भाई, इस चैनल से इस चैनल आना है। अब उन चैनल में तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है, किस तरह का ट्यूमर हो गया हो, ठीक है, ट्यूमर है वही ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे तुम्हारा बेसिकली हम लोग ट्यूमर की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, एक ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर मान लो किसी वुमेन है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अब उस ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है ना कि हमारे जो ब्रेस्ट में होता है वहाँ पर हमको पता है, हम लोग ने जब ब्रेस्ट पढ़ा था नेट में तो बहुत सारे वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बहुत सारे होते हैं, इंटरनल मेमोरियली लिम्फ नोड्स। वो सारे क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये लिम्फ इसमें ड्रेन कर रहा होगा, ये इधर से इधर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो वो आपस में ब्रेस्ट के जो लिम्फ नोड होते हैं वो एक्सिलरी लिम्फ नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो तुम्हारा अगर इसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो मान लो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, तो तुम्हारा क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एडेमा होगा। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, जैसे तुम्हारा फिलेरियासिस होता है, वुचेरिया ब्रैनकॉप्टी, उसमें भी तुमको दिखता है एडेमा किसका, एक्सटर्नल जेनेटिंडिया का। और तुम्हारे लिम्स में एलिफेंटियासिस जो केस होता है, ये तो हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा था 12th में। तो बेसिकली ये भी रीज़न होता है। और हेरिडेटरी डिसऑर्डर, हेरिडेटरी भी कारण हो सकता है। जैसे एक होता है मेलेरिया डिजीज़, इसमें क्या होता है ना कि लिम्फेटिक का डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो तुम्हारे ना एडेमा देखने को मिलता है, किसमें, दोनों लिम्स में, ठीक है। और इनमें तुम्हारे जो एडेमेटिक फ्लूइड होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है। और तुम्हारा जिसके कारण तुम्हारा स्टिमुलेट करता है फिब्रोसिस इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। और जहाँ पे एडेमा वहाँ पे तुमको फिब्रोसिस भी दिखेगा इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।